थर्ड ईयर आज फोटोकेमिस्ट्री का लेक्चर 5 है और आज इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन का होगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन होगा, वो है ज़ेबलिंस्की डायग्राम। पिछले साल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं है, तो इस साल के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ज़ेबलिंस्की डायग्राम क्या है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो प्रकाश के फोटोन या क्वांटम का अवशोषण करते हैं और उसके बाद डिफरेंट फोटोफिजिकल और फोटोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। तो इनको समझाने के लिए ज़ेबलिंस्की डायग्राम दिया है कि किस तरह से मॉलिक्यूल एनर्जी का अवशोषण करते हैं और फिर डिफरेंट फोटोफिजिकल और फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं और वापस मॉलिक्यूल अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ये पूरी चीज को डिपिक्ट करा गया है, दिखाया गया है एक आरेख में, एक डायग्राम में। लेकिन उस ज़ेबलिंस्की डायग्राम को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो पद हैं जो यूज में आते हैं, पहले उनको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इसमें हम जो यूज करते हैं जनरल टर्म, वो हम कहते हैं कि स्पिन पेयर्ड अवस्था में, कि सभी मॉलिक्यूल जो अपने ग्राउंड स्टेट में या मूल अवस्था में स्पिन पेयर्ड या इवन इलेक्ट्रॉन के साथ चक्रण युग्मित अवस्था में होते हैं। तो यदि हमें स्पिन स्टेट ज्ञात करना हो तो हम चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं वो है 2s+1 और जो s है वो है टोटल स्पिन, जो इलेक्ट्रॉन का कुल स्पिन है वो है s। तो जब भी एनर्जी आकर किसी मॉलिक्यूल पर कोई रेडिएशन की एनर्जी आकर गिरती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और आउटर ऑर्बिटल में जंप करते हैं। तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में वो मॉलिक्यूल है। एंड मोस्ट ऑफ द एक्साइटेड स्पीसीज है वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। जो ये एक्साइटेड स्पीसीज है उनका जो जीवन काल है वो बहुत कम होता है, यूजुअली लेस देन 10⁻⁻⁶ सेकेंड। And they may either undergo a chemical change or return to the ground state. अब ये जो एक्साइटेड स्टेट में आए हैं मॉलिक्यूल, ये या तो कोई केमिकल चेंज इनमें होगा और ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है वो भी बहुत जल्दी होता है, बहुत कम टाइम में होता है। 10⁻⁻13 सेकेंड से भी कम समय में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। And it is believed that there is not enough time for the orientation of the spin of the electron to change. और ये मान्यता है कि इतना कम समय में इलेक्ट्रॉन के स्पिन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो क्लॉकवाइज जिसका स्पिन है जिस इलेक्ट्रॉन का वो क्लॉकवाइज रहता है और जो जिसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है उसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज ही रहता है। तो देखिए इस डायग्राम में शो कर रखा है कि सबसे पहले देखिए आपके सामने है कि ये देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट को शो कर रखा है और ग्राउंड स्टेट को हम किससे दिखाते हैं, S0 से दिखाते हैं। और देखिए नीचे क्या लिखा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन इन वन ऑर्बिटल। ये देखिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इनका स्पिन कैसा ऑपोजिट है। अब जब इन्होंने एनर्जी का अवशोषण करा है तो फिर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में चला गया और इसके स्पिन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो जैसी मान्यता है उसके अनुसार ही हो गया। अगर मान लीजिए इनके स्पिन में परिवर्तन हो जाता है तो देखिए दोनों की स्पिन पैरेलल हो जाती है, यहाँ पे दोनों की स्पिन विपरीत है। तो जब दोनों की स्पिन विपरीत होती है तो हम उसको कहते हैं एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन बट each in different orbital। उसी तरह से ये है एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट जिसको कि हम Tn से शो करते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। तो ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है और ये है ट्रिपलेट स्टेट एक्साइटेड स्टेट। तो ट्रिपलेट और सिंगलेट कैसे आया उसको हम फॉर्मूले के द्वारा, जो फॉर्मूला दिया है 2s+1 उससे हम निकालेंगे। तो देखिए स्पिन स्टेट अब हम निकालते हैं ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में आपने देखा हमने किससे शो कर रखा था, S0 से शो कर रखा था।
तो देखिए फॉर्मूला क्या है, 2s+1 फॉर्मूला है। तो s क्या है, टोटल स्पिन, यानी कि s1 और s2 दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ग्राउंड स्टेट में तो आपने देखा स्पिन एंटी पैरेलल थे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, ये इज इक्वल टू 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी किससे दिखाते हैं, 2s+1 से। तो 2 इंटू 0, s की वैल्यू 0 आ गई, तो ये कुल मिला के क्या हो गया, 1, यानी कि सिंगलेट अवस्था हो गई। तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, चक्रण बहुलता किसकी क्या हो गई, 1 आ गई। तो इसको हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज इन सिंगलेट ग्राउंड स्टेट या S0, यानी कि एकल मूल अवस्था में है। ये तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमने निकाल लिया। अब हम स्पिन स्टेट निकालेंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में दो केस है, देखिए, एक तो जब पैरेलल है, जब स्पिन चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, स्पिन चेंज हो जा रहा है तो दोनों को ही हम S1 भी प्लस हाफ और S2 भी प्लस हाफ, तो ये इज इक्वल टू हो गया 1, और ये क्या हो गया, 2s प्लस की वैल्यू हो गई 3। तो इसकी चक्रण बहुलता मॉलिक्यूल की कितनी हो गई, 3, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट स्टेट। जो बाद वाला डायग्राम था जिसमें आपने देखा था कि ग्राउंड स्टेट में तो दोनों एंटी पैरेलल थे, और थर्ड वाला जो केस था वहां पर क्या हो गया था, स्पिन चेंज हो गई थी। तो इस केस में हम कहेंगे मॉलिक्यूल इज इन ट्रिपलेट स्टेट। मॉलिक्यूल किस अवस्था में, ट्रिपलेट स्टेट, जिसको कि हम Tn से शो कर रहे हैं। अब देखिए कि यदि ये तो था जब स्पिन चेंज हो रही थी, यदि स्पिन चेंज नहीं हो, यानी कि विपरीत अवस्था में, एज इट इज, जैसे ग्राउंड स्टेट में है वैसे इलेक्ट्रॉन के स्पिन रहे, तो क्या होगा, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, और यहाँ पर फिर वही हाफ एंड माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 एंड 2s+1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन किस अवस्था में, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। इसको हमने किसे शो कर रखा, Sn से शो कर रखा है। देखिए अब डिफरेंट ये टर्म्स आ रहे हैं आपके काम में, क्या है, S0। अब आपकी समझ में आ गया क्या है S0, ग्राउंड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कैसी अवस्था है, S0 कह रहे हैं, इसका मतलब ये कैसी अवस्था है, ग्राउंड स्टेट में है मॉलिक्यूल। S1 S2 S3 कह रहे हैं, तो हम कैसे समझ में आ रहा है, ये सिंगलेट स्टेट में है, ये फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में, ये सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में, ये थर्ड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में है। T1 T2 T3 एंड Tn कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। और क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ES1 इज ग्रेटर देन ET1 एंड ये सो ऑन, यानी कि सिंगलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी से ज्यादा होती है। तो देखिए जब भी मॉलिक्यूल फोटोन का अवशोषण करता है, तो अवशोषित अणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो S0 से S1 में भी जा सकता है, S2 में भी जा सकता है, S3 में भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी फोटोन का, कितनी ऊर्जा का अवशोषण हुआ। मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में हो या ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में, उसे हमेशा हम सक्रिय मॉलिक्यूल ही कहेंगे। और सक्रिय या उत्तेजित अणु वापस अपनी मूल अवस्था में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में ऊर्जा को निकालते हुए डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा आता है। अब हम ये देखते हैं ज़ेबलिंस्की डायग्राम। तो ज़ेबलिंस्की डायग्राम में सबसे पहले तो देखिए ये है ग्राउंड स्टेट, ये देखिए ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ है, इसको हमने S0 से शो कर रखा है। यहाँ पे देखिए ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ है मॉलिक्यूल। अब यहाँ से ग्राउंड स्टेट से ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ये देखिए अवशोषण हो रहा है। यदि कम ऊर्जा का अवशोषण हुआ तो फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में पहुंचा, अधिक का हुआ सेकंड और थर्ड सिंगलेट स्टेट में पहुंचा। ये इधर दिख रहा है एनर्जी इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में है। अब मॉलिक्यूल यहाँ अगर S3 में पहुंचा है तो एनर्जी को निकालता हुआ S2 में आएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ये IC है, ये IC को हमने क्या कहा, इंटरनल कन्वर्जन। और ये वेवी शो कर रखा है, तो वेवी शो कर रखा है, इसका मतलब ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, यानी कि विकिरण रहित ट्रांजिशन है। दो तरह के ट्रांजिशन होंगे, दो तरह के संक्रमण होंगे, एक विकिरण रहित, दूसरा विकिरण सहित। रेडिएटिव ट्रांजिशन है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो ये कैसा ट्रांजिशन है,
नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, जिसमें कि रेडिएशन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो एनर्जी का लॉस कैसे होता है? ऊष्मा के फॉर्म में। तो S3 से S2 में आ रहा है, ये रहा S3 स्टेट और ये रहा S2 स्टेट। किस प्रोसेस के द्वारा? इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा। उस तरह से इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा मॉलिक्यूल ऊर्जा को निकालते हुए S2 से S1 में आता है और उसी तरह से S1 से S0 में आ जाएगा ऊर्जा को निकालते हुए। लेकिन जब वो S1 से S0 में आएगा तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब मॉलिक्यूल एनर्जी का अवशोषण करता है और तुरंत ही उस एनर्जी को तुरंत एमिट कर देता है, यानी कि इंस्टेंटेनियसली तुरंत ही एमिट कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। और ये जो ट्रांजिशन है, देखिए इसमें वेवी, इस तरह का वेवी अब नहीं शो हो रहा है, तो यानी कि ये ट्रांजिशन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। कैसे, कहां से कहां हो रहा है? फ्रॉम S1 टू S0 हो रहा है। अभी देखिए इधर, देखिए यहाँ पे आप शो हो रहा है S2 से T2, और इस तरह के ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है। तो S2 से T2 अवस्था में जा रहा है। देखिए एक चीज हमने कहा था कि हमेशा सिंगलेट स्टेट की एनर्जी ट्रिपलेट स्टेट से अधिक होती है। देखिए S2 यहाँ पर है और T2 यहाँ पर है, यानी कि S2 की एनर्जी T2 से ज्यादा है। तो देखिए ये S2 से T2 में जब आता है तो हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये सेकेंड ट्रिपलेट स्टेट है। उस तरह से S1 से T1 में आता है तो उसको हम कहते हैं, इसको भी हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट है। तो यदि फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, यानी कि T1 से S0 में आता है, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस है, ये फॉस्फोरेसेंस है। ये बीच में ये टी के बजाय ऐसी होगा, फॉस्फो, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ये हो गया फॉस्फोरेसेंस, जिसमें कि फॉस्फोरेसेंस क्या प्रोसेस है? ये फिजिकली प्रोसेस है जिसमें कि मॉलिक्यूल एनर्जी को थोड़ी देर के थोड़ा टाइम लैग के बाद वो एमिट करता है, तो उस प्रोसेस को हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तो देख लिया आपने कि दो तरह का संक्रमण हुआ, एक नॉन रेडिएटिव और दूसरा रेडिएटिव। नॉन रेडिएटिव जो कि वेवी लाइन से शो कर रहे हैं। तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो S3 S2 या T3 T2 से कहां तक आएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा, या तो S1 में आ जाएगा या फिर वो T1 में आ जाएगा। और इस तरह की ट्रांजिशन में किसी प्रकार के रेडिएशन का एमिशन नहीं होता है, और इसी वजह से हम इसको नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन या रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कहते हैं। और इसमें जो एक्टिव मॉलिक्यूल है उसकी ऊर्जा अणुओं में आपस में जो कोलिजन होता है उसकी वजह से ऊष्मा के रूप में एमिट हो जाती है, तभी ये नॉन रेडिएटिव है, क्योंकि ऊष्मा के रूप में ये एमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। इस प्रकार के ट्रांजिशन को आईसी या इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं, और इस प्रोसेस में 10⁻⁻11 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। अब मॉलिक्यूल का देखिए आप एमिशन आप दूसरे ढंग से भी देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और इस आईएससी में मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाता है। इसमें भी जो उत्सर्जन है वो ऊष्मीय थर्मल रूप में होता है, और ये और भी कम टाइम में, इसमें और भी कम टाइम लगता है। तो ये तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। अब दूसरा तरह का ट्रांजिशन कैसा है? रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो रेडिएटिव ट्रांजिशन कब हो रहा है? जब ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम S1 टू S0 या फ्रॉम T1 टू S0। तो इसमें जो पहला रेडिएटिव ट्रांजिशन है उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति। तो वे ट्रांजिशन जिसमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट यानी कि S1 से ग्राउंड स्टेट S0 में आते हैं। दूसरा पॉइंट हम इस तरह से कह सकते हैं कि इस संक्रमण में ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में होता है। इन दिस ट्रांजिशन एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड द एमिटेड रेडिएशन इज टर्म्ड एज फ्लोरेसेंस, and the emission of radiation between the same multiplicity state यानी कि S1 to S0 is termed as fluorescence। दूसरी तरफ का जो रेडिएटिव ट्रांजिशन है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति। तो स्फुरदीप्ति में ISC यानी कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा S1 से T1 में मॉलिक्यूल आता है और T1 अवस्था से S1 में फिर वो लौटता है।
अब इस ये चूंकि डिफरेंट बहुलता अवस्था में रेडिएशन का संक्रमण हो रहा है, रेडिएशन ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि T1 टू S0 हो रहा है, इसलिए इस विकिरण का जो उत्सर्जन होता है इसमें इसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। इसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड या 10⁻³ सेकेंड की रेंज का होता है, और रेडिएशन का उत्सर्जन धीरे धीरे होता है, इसलिए जब सोर्स को बंद कर देने के बाद भी कुछ देर तक उत्सर्जन होता रहता है। तो देखिए ये कुल मिलाकर ये कुछ रेडिएटिव ट्रांजिशन हुए, और दो तो रेडिएटिव ट्रांजिशन हुए, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, यानी कि फ्रॉम S1 टू S0 एंड फ्रॉम T1 टू S0, और बाकी सारे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। जनरली जो T1 स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो S1 से अधिक होता है। T1 का लाइफ टाइम क्यों अधिक है? क्योंकि इसकी एनर्जी S1 से कम है, T1 की सबसे कम एनर्जी है। क्योंकि T1 की जगह अब ऊर्जा कम है, इसलिए उत्तेजित जो मॉलिक्यूल है, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, वो T1 अवस्था में रहने की उसकी प्रायोरिटी अधिक होती है। और रासायनिक जो केमिकल जो चेंज है, यहाँ हम कहें कि केमिकल रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनता है वो भी T1 स्टेट में ही संपन्न होता है। तो ज्यादातर जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो T1 अवस्था में ही संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल कुछ देर तक रुकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सबसे ज्यादा कम है। आप देख लो, S1 से भी कम है, S2 से भी कम है, S3 से भी कम है, T3 से भी कम है, T2 से भी कम है। तो T1 की एनर्जी सबसे कम है, तो यहीं पर आके मॉलिक्यूल कुछ देर तक स्टे करता है। तो ये बच्चों ये पूरा हुआ ज़ेबुलिंस्की डायग्राम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से पॉइंट वाइज आप नोट्स बना लीजिए, इस साल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जनरली हर दूसरे साल पूछा जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगले टर्न पे जो थोड़ा बहुत बचा है इस चैप्टर में उसको ले लेंगे। थैंक यू।